बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैकेनिक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम तमाम टेक्निक सीखेंगे और ये टेक्निक्स आपको काम आएंगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिसमें आपको फोर्सेस दी गई हो, रिजल्टेंट मालूम करने को कहा गया हो, लेकिन उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो किसी पॉलीगॉन के एतबार से दी गई हो, यानी कोई ट्राइंगल के एतबार से दी गई है कि ट्राइंगल की साइड्स फोर्सेस की डायरेक्शन है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन गुजरा है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल हुई है एग्जाम्पल 2 में, या कैसे भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम कई सारी टेक्निक सीखने वाले हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर वर्ड यूज होता है टेकन वन वे राउंड, इससे क्या मकसद है, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, हमने डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए पेपर में उसको सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि देखिए अगर हमें क्वेश्चन सही तरह से समझ में नहीं आता तो हम उसका सेटअप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला हिस्सा होता है कि आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि उसमें क्या चीजें हमें गिवन दी गई हैं और क्या हमसे डिमांड की गई है, क्या हमें मालूम करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि हमारे पास मालूमात कितनी है, हम उसका सेटअप किस तरह कर सकते हैं, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये सीधा सीधा लिख देना जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई नया सवाल दे दिया जाए एग्जाम्पल में जो आपने पहले से सॉल्व ना किया हो तो आप कभी भी हल नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसलिए टेक्निक सीखना जरूरी है कि आपने किस वक्त किस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि फोर्सेस एक्स वाई जेड पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई पी प्लस जेड, ये 6 फोर्सेस हमें दी गई हैं। इन फोर्सेस में देख लें कि हमें ये फोर्सेस की लेंथ दी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर का निशान लगा के एब्सोल्यूट का साइन लगाया हुआ है, यानी ये फोर्सेस की लेंथ है। ये जो फोर्स है P प्लस एक्स, तो ये इस क्वेश्चन के एतबार से आप ये याद रखें कि पहले फोर्स P की लेंथ मालूम की है, फोर्स X की लेंथ वही सेम X है जो यहाँ पर लेंथ होगी वही यहाँ पर लेंथ होगी, और फिर इन दोनों लेंथ को हमने ऐड किया है। सेम यही Q प्लस वाई में है, y यहाँ पर हमें दिया गया है, यही वाला सेम y होगा, और Q एक और लेंथ हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें हम y की लेंथ को ऐड कर देंगे। इसी तरह से P प्लस जेड है, सेम P है, जो ये वाला P था वही ये P की लेंथ होनी चाहिए, और इसमें हम ये Z की लेंथ ऐड कर दें। लेकिन अभी हमें ये सिर्फ इन 6 फोर्सेस की लेंथ बताई गई है, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें आगे बताया जाएगा। अच्छा, ये 6 फोर्सेस हमें दी गई हैं, एक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। इट मींस कि तमाम की तमाम कंकरेंट फोर्सेस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हमें डायरेक्शन बताई गई है कि किस डायरेक्शन में ये 6 की 6 फोर्सेस रेगुलर हेक्सागोन की साइड्स पे हैं। तो अभी हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में कि रेगुलर हेक्सागोन से क्या मकसद है। तो ये 6 की 6 फोर्सेस हमें रेगुलर हेक्सागोन की साइड्स पर लेनी है। किस तरह लेनी है? टेकन वन वे राउंड। वन वे राउंड से क्या मकसद है, ये भी हमारे इस सॉल्यूशन का हिस्सा है। अब हमें फोर्सेस दे दी गई, उसकी साइड दे दी गई, सेटअप किस तरह करना है, टेकन वन वे राउंड, ये हमें बता दिया गया है। अब हमसे कुछ वो डिमांड कर रहा है, शो डैट, हमें ये शो करना है देयर रिजल्टेंट इज अ फोर्स P प्लस क्यू, यानी P की लेंथ, जो ये वेक्टर P की लेंथ थी, और Q की लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ Q प्लस वाई, इस Q प्लस वाई फोर्स की डायरेक्शन में ये P प्लस क्यू रिजल्टेंट होगा। यानी हमें इन तमाम का रिजल्टेंट मालूम करना है, और वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, P प्लस क्यू, और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए Q प्लस वाई की डायरेक्शन में। तो चलिए एक एक करके चीजें हम देखते हैं कि इस सेटअप के हिसाब से हमें किस तरह से अपना रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखनी है वो है रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जब भी वर्ड आता है तो आप समझें कि वो क्लोज्ड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। अगर आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव का नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, बस आप ये समझ लें कि पॉलीगॉन वर्ड जब भी आएगा ये एक आम जनरल सा वर्ड है जो हम तमाम क्लोज्ड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीगॉन के साथ, रेगुलर। रेगुलर का क्या मकसद है, देखिए मिसाल के तौर पर जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक साइड ये है। ये तीनों साइड्स लेंथ के एतबार से बराबर होंगी। अगर आप अभी देखें कि 1 से 3 तक है, ए टू बी की जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 3 तक जा रही है, यानी इसकी लेंथ 2 है, तो ये भी लेंथ 2 होगी, ये भी लेंथ 2 ही होगी। तो ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी कहलाता है। लैटरल मतलब साइड्स, इक्वी मतलब इक्वल, तो इसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। और किसी भी पॉलीगॉन की अगर साइड्स बराबर होंगी तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, ये आपने याद रखना है। अगर
कोई भी पॉलीगॉन इक्विलैटरल है तो वो इक्वी एंगुलर भी होगा, उसके एंगल भी बराबर होंगे। तो हम इसके एंगल देख लेते हैं। देखें 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये जो एंगल हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, कि उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं। इस पॉलीगॉन की 3 साइड्स हैं तो आप यहाँ 3 रखें, 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, नीचे वंस अगेन n की जगह 3 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 60। तो देखें तमाम की जो एंगल है वो 60 60 60 ही है। तो ये तो हो गया रेगुलर ट्रायंगल। इसी तरह अगर मैं 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन बनाऊं तो ये एक स्क्वायर है और इसके एंगल है 90 डिग्री। आप सेम फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं, 4 - 2 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 4 से जब कटेगा नीचे 2 बचेगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 90 आ जाएगा। तो इसकी तमाम साइड्स बराबर हैं, इक्विलैटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है। तो ये जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। अब हम 5 साइड वाले की बात करें तो ये एक रेगुलर पेंटागन है और इसका एंगल 108 डिग्री है। आप सेम फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इस पे हमें काम करना है। ये रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड वाले को हम हेक्सागन कहते हैं और तमाम साइड्स बराबर हैं, तो इट मींस कि ये इक्विलैटरल है और इक्वी एंगुलर भी होगा। तो आप इसका एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, 6 - 2 करके 4 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल वाली कैलकुलेशन है इसको हम इसी हेक्सागन पे देखेंगे। इसी तरह ये रेगुलर हेप्टागन है, तमाम साइड्स बराबर हैं, और ये रेगुलर ऑक्टागन है और इसके एंगल 135 डिग्री है। क्वेश्चन में हमें रेगुलर हेक्सागन दिया गया था, तो आपने सेटअप क्या करना है, सबसे पहले आप वो पॉलीगॉन बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ये पॉलीगॉन बना लिया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, हमने वो एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मकसद है कि आप किसी भी साइड को आपने एक्सटेंड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये साइड ए बी है, इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। आप यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, कोई मसला नहीं था, तब भी ये एक्सटेंड हो जाता और एक्सटीरियर एंगल आ जाता। इसको मैंने रेड कलर दिया इस एक्सटेंडेड साइड को, ताकि आप पहचान सकें, क्योंकि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो भी रेड कलर में ही है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कि एक्सटेंडेड साइड पॉलीगॉन की और उसके साथ ही जो दूसरी साइड होगी पॉलीगॉन की, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरह मैंने इस साइड को यहाँ से एक्सटेंड किया था, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल ले लिया। अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करते तो यहाँ भी ले सकते थे। इस साइड BC को मैंने यहाँ एक्सटेंड किया है, इसके लिए यहाँ एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके लिए यहाँ एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके लिए यहाँ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तमाम के तमाम एक्सटीरियर एंगल हैं। इस साइड का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये तमाम एक्सटीरियर एंगल आ गए हैं। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि एक्सटीरियर एंगल हमने ये कंप्लीट एंगल क्यों नहीं लिया, हम यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ तक जाते। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट एंगल होगा, बराबर एंगल होगा इस 120 डिग्री के, जबकि ये आपको बड़ा नजर आ रहा है। किस तरह? अगर आप बाहर से एंगल लेते हैं तो फिर हमें एंगल की डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ये एंगल क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो ये -120 डिग्री होगा, और बाहर वाला एंगल मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो ये -120 डिग्री और बाहर वाला एंगल इस हिसाब से 240 डिग्री हो जाएगा प्लस का। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह ये बराबर एंगल है, -120 डिग्री और प्लस का 240 डिग्री इस तरह बराबर है कि मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा, मिसाल के तौर पर आप साइन -120 डिग्री निकालें, वही आंसर आएगा जो साइन प्लस 240 डिग्री का हो। बिल्कुल इसी तरह आप कॉस निकालें, टेन निकालें, कोई भी वैल्यू निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा पूरा जो आप बाहर से लेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि आपने एक साइड एक्सटेंड करनी है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप मैं यहाँ से इस साइड को एक्सटेंड कर देता तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होता है। यहाँ पर मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन आप होप के बाद समझ गए होंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमने किसी पर्पज से बनाया है, वो आपको भी थोड़ी देर में बात समझ आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन में, कि हमें बताया गया है कि वो जो 6 फोर्सेज हमें दी गई हैं वो रेगुलर हेक्सागन की साइड्स पर हैं। तो हम वो 6 फोर्सेज बना देते हैं। ये फोर्स X है, ये फोर्स Y है, ये फोर्स Z है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये फोर्स P + X, Q + Y, और ये ग्रीन कलर में फोर्स P + Z है। इसके बाद अगर आप देखें इन फोर्सेस के दरमियान एक्सटीरियर एंगल का, देखें क्या बेनिफिट है। ये फोर्स X और ये फोर्स Y, इन दोनों के दरमियान ये असल में एक्सटीरियर एंगल ही डिफाइन हो रहा है, जो कि 60 डिग्री है। इसी तरह इस फोर्स Y और इस फोर्स Z के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फोर्स Z और फोर्स P + X के दरमियान एंगल 60 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल हमने इसलिए निकाला है। तो आपको सेकंड काम क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ताकि वो तमाम फोर्सेस के दरमियान के एंगल को डिफाइन कर दे।
जो नेक्स्ट हमसे कहा गया था टेकन वन वे राउंड, वैसे तो हमने पहले से ही टेकन वन वे राउंड करके रखा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके क्या क्या उसूल है। हमें जो 6 फोर्सेस दी गई हैं या जितनी भी फोर्सेस दी जाएंगी उनको हमने उसी तरतीब से लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक्स वाई जेड दी गई है, इस तरतीब से हम एक्स पहले ले लें, मैंने यहाँ एक्स ले ली, फिर उसके बाद मैं जेड ले लूँ, फिर पी प्लस एक्स ले लूँ अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आंसर आपका कभी भी ठीक नहीं आएगा, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहला रूल तो ये है टेकन वन वे राउंड का कि जिस तरतीब से आपको फोर्सेस दी गई हैं उसी तरतीब से लेना है। दूसरा, आपने अगर एक डायरेक्शन पे एक फोर्स बना दी है तो सेम डायरेक्शन पे दूसरी फोर्स नहीं बनाएंगे। अगर मैंने यहाँ एक्स बना दी है तो यहाँ पर मैं वाई नहीं बनाऊंगा, ठीक है। वाई फोर्स क्योंकि मुझे एक्स के बाद वाई ही बनानी है तो वो मैं अगली साइड पर बनाऊंगा। अब उसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि मैं इस साइड पर बनाऊं या इस साइड पर बनाऊं। आप दोनों में से किसी भी साइड पर बना सकते हैं। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज तमाम फोर्सेस बना दें, चाहे तो क्लॉकवाइज फोर्सेस बना दें। ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि आंसर सेम ही आएगा, हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी लेकिन आंसर सेम आएगा। लेकिन आगे पीछे फोर्सेस बनाने से क्या हो रहा है, आंसर ही गलत आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ x बना दी, यहाँ p प्लस एक्स बना दी, यहाँ q प्लस वाई बना दी, अपनी मर्जी से बना दी, तो आंसर ही गलत आएगा। तो आप क्लॉकवाइज बनाए फोर्सेस को वन वे राउंड करके या एंटी क्लॉकवाइज बनाए तो आंसर सेम ही आना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने इस साइड को एक्स लिया है, आप कोई भी साइड पहली सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसकी अगली फोर्स बनाए, फिर अगली फोर्स बनाए, फिर अगली फोर्स बनाए, इस तरह बना सकते हैं। या आपने पहली साइड ये सेलेक्ट कर ली तो आप क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। तो अभी जो आपने रूल सीखा वो क्या है टेकन वन वे राउंड का, कि एक के बाद दूसरी फोर्स आनी चाहिए उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमें दी गई है। फिर सेकंड, हम क्लॉकवाइज बनाए या एंटी क्लॉकवाइज बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहली फोर्स आप कहीं से भी पॉलीगॉन के स्टार्ट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आना है, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप साथ साथ यहाँ याद रखें कि सिंप्लिसिटी के लिए हम एक फोर्स लाजमी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। देखें ये फोर्स एक्स है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अदरवाइज हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। अब जो लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है टेकन वन वे राउंड से मुतालिक वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने जो पहली फोर्स बनाई है ए से बी तक बनाई है, तो जो नेक्स्ट फोर्स आप बनाएंगे ऑब्वियसली ये यहाँ बनाएंगे यहाँ बनाएंगे, इसमें भी दो चॉइसेस हैं। मैंने ए से बी पे फोर्स बनाई है, मुमकिन है मैं वाई फोर्स मैं सी से बी पे भी बना सकता था, ऐसे डाउनवर्ड आ जाती, या बी से सी तक बना सकता था जैसे ये अपवर्ड है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, टेकन वन वे राउंड का मकसद ये है कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपने पहली फोर्स ए टू बी बनानी है और दूसरी फोर्स बी से ही स्टार्ट करके अगले वाले पॉइंट की डायरेक्शन में बनानी है सी की तरफ। आपने पहला पॉइंट सी नहीं लेना और फिर बी की तरफ डायरेक्शन नहीं बनानी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं बनानी है, अगले पॉइंट की तरफ डायरेक्शन बनानी है। तो ये है टेकन वन वे राउंड का कंप्लीट मीनिंग। मैं रिवाइज कर देता हूँ समरी कि टेकन वन वे राउंड से क्या मकसद है। आपके पास मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में 6 फोर्सेस दी गई हैं, आप पॉलीगॉन की कोई भी साइड ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ, यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहली फोर्स बनाएंगे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए क्या है कि हम एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल रखते हैं। तो मैंने पहली फोर्स बनाई है ए टू बी, इस डायरेक्शन में बनाई है पहली फोर्स, तो सेकंड फोर्स में जो पॉलीगॉन की उसकी अगली साइड होगी, ये साइड या ये साइड कहीं भी बना सकता हूँ और उसी तरतीब से बनानी है। एक ही जगह पर दो फोर्सेस नहीं बना सकते हम। जो अगली फोर्स होगी दोनों में से कोई भी साइड आप सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने बी टू सी साइड सेलेक्ट की है तो फिर मैं बी से सी की डायरेक्शन में बनाऊंगा, सी से बी की डायरेक्शन में नहीं बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो कहाँ बनाऊंगा, ए से एफ की डायरेक्शन में, क्योंकि ए के बाद पॉइंट एफ आ रहा है। तो हम इस तरह फोर्सेस बनाएंगे और ये वाली फोर्स भी किस तरह बनेगी, बी टू ए, तो ये बी टू ए की डायरेक्शन में आ जाएगी, ये फोर्स ए टू एफ की, और इस तरह ये इस ऑर्डर में चलेगा। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग है टेकन वन वे राउंड का, जो रूल आपने सीखना है कि किस तरह हमने ये बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इन तमाम फोर्सेस को, क्योंकि तमाम कंकरेंट फोर्सेस हैं एक्ट एट अ पॉइंट, इन तमाम फोर्सेस को हम एक पॉइंट पर ले आते हैं। ये हमारा हेक्सागोन वाला काम कंप्लीट हो गया है कि हमने टेकन वन वे राउंड ले लिया है तमाम फोर्सेस को, तो मैं इसको एक पॉइंट पे ले आता हूँ। ठीक है, देखें इस तरह से ये फोर्स एक्स आ गई, ये फोर्स वाई एक ही पॉइंट पर हम ले आए, फोर्स जेड, फोर्स पी प्लस एक्स, फोर्स क्यू प्लस वाई, और ये लास्ट फोर्स पी प्लस जेड। तो ये तमाम की तमाम 6 फोर्सेज हमारे पास आ चुकी हैं, एक्स वाई जेड, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस वाई, पी प्लस जेड, टेकन वन वे राउंड के एतबार से। और इन तमाम के दरमियान 60 डिग्री एंगल है, ये हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के जरिए देख चुके हैं। अभी इससे हमें रिजल्टेंट तो मालूम नहीं हुआ है, हमने
जो एक पॉइंट पे कंकरेंट किया है, इससे हमें तमाम फोर्सेस के एंगल पता लगे हैं और कुछ और मालूमात हमें पता लगी। अगर मैं यहीं से देखूं कि मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो आप देखें कि ये फोर्स एक्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये फोर्स पी प्लस एक्स है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैं अगर यहाँ लेके आ जाऊं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो इसमें एक्स वाला पार्ट, इस फोर्स एक्स का एक्स वाला पार्ट और इस फोर्स एक्स का जो पार्ट है यानी 3.82 और ये जो -3.82 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा पी वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सिर्फ रह गया पी। इसी तरह अगर आप फोर्स y को देखें और ये q प्लस वाई है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यानी नेगेटिव वेक्टर है, लेकिन इसमें एडिशनल q वाला पार्ट मौजूद है यानी कि 3.24 और 3.24 सेम y कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इस डायरेक्शन में -q बचेगा। इसी तरह ये z है और ये p प्लस z है, ये z और ये z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इन दोनों का रिजल्टेंट, और सिर्फ ये p बचेगा इस डायरेक्शन में। तो आप देखें कि यहाँ p बचा, यहाँ q बचा और यहाँ p बचा। इन दोनों का p मिलाकर यानी कि छोटा सा p बचा होगा, इसमें से x रिमूव कर दूं, इसमें भी p बचा होगा सेम, और इस p को अगर मैं यहाँ ले आऊं इस डायरेक्शन में, तो आप यहीं पे देखें कि नजर आ रहा है कि ये p का रिजल्टेंट दोनों p को मिलाकर और ये q प्लस वाई की डायरेक्शन में है, यानी p और q के दरमियान जो एंगल है 0 डिग्री है। ये अभी मैं आपको कैलकुलेशन में भी दिखा दूंगा। तो इस p को और इस p को अगर मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिला दूं, ये p यहाँ से यहाँ है और ये ग्रीन वाला p यहाँ से यहाँ आएगा, तो इन दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी q की डायरेक्शन, क्योंकि y अगर आप रिमूव करें भी ना भी करें, लेकिन p की डायरेक्शन और q की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो p और q के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो एक तो हमें वैसे ही ये नजर आ गया कि p और q दोनों एक ही साइड पर एक्ट कर रहे हैं और वो q प्लस वाई की डायरेक्शन में है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी, कि इसमें से जो q बचेगा और इन दोनों को मिला के जो p आएगा इसी डायरेक्शन में, उसका जो हम हेड टू टेल रूल करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। डायरेक्शन हमने देख ली है कि q प्लस वाई की डायरेक्शन में, यही हमारा आंसर था। तो ये कुछ चीजें तो मुझे यहीं पर ही नजर आ गई हैं। इस कंकरेंट इस फोर्स को जब हमने एक पॉइंट पे तमाम फोर्सेस को ला के रख दिया है, अब हमने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट मालूम करना है। तो रिजल्टेंट के लिए मैं इन तमाम फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर देता हूँ। तो पहली फोर्स आ गई, इसके हेड से दूसरी फोर्स की टेल आ गई, फिर हेड टू टेल रूल तीसरी फोर्स आ गई, फिर चौथी फोर्स आ गई, पांचवी फोर्स और ये छठी फोर्स आ गई। ये हमारा रिजल्टेंट है जो पहली फोर्स की टेल से टेल और लास्ट फोर्स के हेड से हेड मिला हुआ है, जो कि है 2.22। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट है। अच्छा ये देखें, आप ये देखें कि अगर मैं x की लेंथ चेंज करता हूँ उससे हमारे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखें ये वाला x और बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ चले जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन वाला x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं x के बजाय, तो इसी तरह से अगर मैं y भी चेंज करूंगा तो भी इस रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं z चेंज करूंगा तब भी रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं p की वैल्यू चेंज करता हूं तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं q की वैल्यू चेंज करता हूं तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये p और q के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो यही हमारा आंसर आने वाला है। तो टोटल कितने स्टेप्स हमने देखे? पहला स्टेप कि वो हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है जो भी हमें सवाल में दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं सेकंड स्टेप में। फिर हमने वन वे राउंड करके तमाम फोर्सेस बनानी है, उनको एक जगह कंपोनेंट सोचना है, वो एक्सटीरियर एंगल जो हम बनाएंगे वो उन तमाम फोर्सेस के दरमियान का एंगल होगा। इसके बाद हमने उसके जरिए रिजल्टेंट मालूम करना है, और डायरेक्शन दी गई है तो डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, या दो फोर्सेस के दरमियान अगर एंगल मालूम करने को कहा जाए तो वो भी कर सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन का कहा गया है कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो q प्लस वाई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं, ये ब्राउन कलर का रिजल्टेंट है तो देख लेंगे सेम डायरेक्शन में है इस q प्लस वाई की, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब अभी हमने जो फोर्सेस ली थी वो हमने एंटी क्लॉकवाइज ली थी वन वे राउंड। अब क्लॉकवाइज भी करके देख लेते हैं, सेम ही आंसर आएगा। मैं ये फोर्सेस हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखें कि ये तमाम की तमाम फोर्सेस हमने एंटी क्लॉकवाइज ली हैं। अगर मैं इनको क्लॉकवाइज ले लेता हूँ तो अब देखें कि एक्सिस डायरेक्शन में है, यकीनन ये y है, अगली डायरेक्शन में ये z है, फिर उसके बाद ये p प्लस एक्स आ गई, फिर ये q प्लस वाई है पर्पल कलर में, और ये p प्लस जेड आ गई। इनके एतबार से मैं कंकरेंट फोर्स बना लेता हूँ, एक ही जगह पे इन तमाम फोर्सेस को एक्ट करवा देता हूँ। देखें ये x है, ये y है, ये z है, p प्लस एक्स, q प्लस वाई और ये लास्ट p प्लस जेड। इन तमाम के दरमियान अब भी 60 डिग्री एंगल है। मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन आप ये देखें कि q प्लस वाई की डायरेक्शन अब डिफरेंट हो गई है, ये डायरेक्शन है q प्लस वाई की। तो हमारा रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इसकी बढ़कर
300 डिग्री हो गई है। तो अब डायरेक्शन उसके हिसाब से आएगी, कोई मसला नहीं है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो रिजल्टेंट हम देख लेते हैं, हम फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये लॉ कम्यूट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्स पहले ऐड करें हेड टू टेल से या जेड बाद में करें, तो वेक्टर एडिशन कम्यूट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें रिजल्टेंट हमारा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई है हमारे टेकन वन वे राउंड के एतबार से। इसके अलावा आप चाहें, जो मैंने बताया था कि एक्स की कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। मिसाल के तौर पर ये तमाम फोर्सेस मैं वापस यहाँ बना देता हूँ, तो देखें कि रिजल्टेंट को ये साइड थोड़ी सी बड़ी हो रही है मुझसे, अदरवाइज अगर ये साइड की लेंथ सेम रहती है तो ये रिजल्टेंट हमारा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स हम इस तरह ले लें रोटेट करके, लेकिन हमने रेगुलर हेक्सागोन की साइड पर ही उसको लेना है, तो इसको रोटेट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, एक फोर्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाए, अदरवाइज हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग है टेक इन वन वे राउंड का। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें सेटअप समझ आ गया है, तो सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, वो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन समझ आ गया, हमें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में सोचनी है वो हमें समझ आ गया। जो एक लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमने इन तमाम फोर्सेस के दरमियान जो एंगल हैं वो निकाल लिए हैं, लेकिन हमें जो एक्चुअल एंगल चाहिए होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स और वाई के दरमियान एंगल 60 डिग्री है, एक्स के दरमियान खुद कितना एंगल है अलोंग द एक्स एक्सिस, 0 डिग्री है। अगर हम जेड का एंगल निकालना चाहेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, इसका 60, इसका 60, इसी तरह ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 240 और ये 300 डिग्री हो जाएगा। तो आपको जो एक्चुअल एंगल निकालना है इन कंकरेंट फोर्सेस से, ये भी फायदा हुआ है कि हमें पता लग जाता है कि जो एंगल है वो असल में हमने क्या लेना है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वही 6 फोर्सेस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तमाम के दरमियान 60 डिग्री एंगल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट हमने मालूम किया था, ये जो रिजल्टेंट था इसका एक्स कंपोनेंट और इसी का वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे। तो आपने सोल्यूशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट, दूसरी का एक्स कंपोनेंट, जितनी भी फोर्सेज होंगी तमाम का एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे। एक्स के दरमियान 0 डिग्री एंगल है तो एक्स cos 0 आ गया, वाई के दरमियान 60 डिग्री एंगल है, वाई 60 डिग्री आ गया, जेड के दरमियान 120 डिग्री है तो cos 120 डिग्री आ गया। फिर ये फोर्स P प्लस एक्स है, इसके दरमियान 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, इसी तरह Q प्लस वाई 240 डिग्री cos के साथ आ गया एक्स कंपोनेंट में, P प्लस जेड cos के साथ 300 डिग्री आ गया। हम चाहें तो cos माइनस 60 डिग्री भी ले सकते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। मैंने बताया था कि ये इक्विवेलेंट एंगल होते हैं। तो तमाम फोर्सेस के साथ हमने उनके एंगल लिख दिए cos थीटा के एतबार से, क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। cos 0 पे 1 होता है तो ये x से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 x ही रह जाएगा। cos 60 पे प्लस हाफ होता है तो ये 1/2y से मल्टीप्लाई होके हाफ y आ जाएगा। cos 120 डिग्री पे माइनस का हाफ होता है, z से मल्टीप्लाई होगा माइनस हाफ z। cos 180 डिग्री पे -1 होता है तो p भी प्लस में है, x भी प्लस में है तो ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। cos 240 माइनस हाफ होता है तो q और y के साथ दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस का हाफ। cos 300 डिग्री पे प्लस का हाफ होता है तो p और z दोनों के साथ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस का y माइनस का हाफ y, प्लस का हाफ y माइनस का हाफ y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का हाफ z प्लस का हाफ z दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम p को देखें तो ये माइनस p है और ये प्लस का हाफ p है, तो -1 से प्लस हाफ जब हम करेंगे तो माइनस का हाफ p बचेगा और माइनस का हाफ q, यानी कि माइनस का हाफ दोनों में से कॉमन आ रहा है तो p प्लस q रह जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा है। सेम काम हम y कंपोनेंट के लिए करेंगे, यहाँ हमने cos थीटा लगाया था, यहाँ हम sin थीटा इस्तेमाल करेंगे। तमाम फोर्सेस लिख दी और वही सेम एंगल साइन के साथ लिख दी है। साइन 0 पे 0 होता है, ये पार्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह साइन 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो ये y के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y हो जाएगा। साइन 120 भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, z से मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह हम लिख देंगे। साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, जब p प्लस एक्स से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह साइन 240 पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो q और y से दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह साइन 300 डिग्री पे भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो p और z से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरह आ जाएगा। ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2y, और ये देखें ये माइनस के सेम क्वांटिटी मौजूद है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी वो ये दोनों रह जाएंगी। इन दोनों में से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से माइनस कॉमन चला गया, ये आ जाएगा p प्लस क्यू।
अब एक्स कंपोनेंट भी आ गया, वाई कंपोनेंट भी आ गया। इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप इस डायग्राम में अगर देखें कि जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हमने ऑर्थोगोनल एक्सिस लिए हैं, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान 90 डिग्री एंगल है। अदरवाइज जो हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं रिजल्टेंट मालूम करने का, वो क्या होता है? पहले कंपोनेंट का स्क्वायर दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, जैसे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आर एक्स आर वाई कॉस, और जो उनके दरमियान का एंगल है। तो यहाँ पर एंगल क्या है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री पे जीरो होता है, तो वो तीसरी टर्म जीरो हो जाएगी, जो 2 आर एक्स आर वाई कॉस 90 डिग्री के एतबार से होगी। तो तब भी यही फॉर्मूला बनेगा। हमने आर एक्स आर वाई निकाल लिया है, यहाँ मैंने अभी आर स्क्वायर रखा हुआ है, तो आर एक्स की वैल्यू लिख दी, आर वाई की वैल्यू लिख दी। ये अंदर स्क्वायर नहीं है, ये अपने बाहर स्क्वायर समझना है, यानी कि ये होल पे स्क्वायर है। ऑब्वियसली ये आर वाई पे स्क्वायर है, तो ये भी आर वाई का हिस्सा ही है। ये गलती है यहाँ पर, ये बाहर स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर -1 हाफ पे भी जाएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, और पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर पे भी आएगा। इसी तरह ये स्क्वायर यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। वंस अगेन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने बाहर ले लिया, ये 1/4 और प्लस का 3/4 ऐसे ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी अगर आपने पी और क्यू के दरमियान एंगल निकालना है, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो डायरेक्शन निकालने को कहा गया है कि उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी। पी और क्यू के दरमियान एंगल निकालने को नहीं कहा गया। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी एनिमेशन में आपको दिखाया था, तो आप ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। सोचना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी कि जो कॉस एंगल है वो 1 है, तो कॉस 1 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो आपको मैंने बताया था कि पी और क्यू के दरमियान 0 डिग्री एंगल है, तो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है कि पी और क्यू के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई उन दो फोर्सेस के दरमियान का एंगल, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी निकाला था। लेकिन हमें क्या मालूम करना है? इसका रिजल्टेंट मालूम करना है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा पी प्लस क्यू। यही हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, शो करना था। तो देखें, पी की लेंथ प्लस क्यू की लेंथ, ये रिजल्टेंट हो गया। अब हमने डायरेक्शन पता करनी है कि वो q प्लस वाई की डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन पता करने के लिए हम tan का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan थीटा बराबर है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ये y कंपोनेंट आ गया रिजल्टेंट का, ये x कंपोनेंट आ गया रिजल्टेंट का। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस क्यू दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों तरफ आर्क tan, ये tan इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ tan इनवर्स और tan आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सिस हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ थीटा रह जाएगा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर होता है 60 डिग्री के। ये अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसके लिए हमने मैथमेटिकल मेथड में ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा है, मेरी एक वीडियो भी है, वहाँ आप ये सब डिटेल देख सकते हैं। तो हम किस तरह एंगल निकालते हैं? जब हमें कार्टेशियन फॉर्म दे दी जाए और हमें एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हमें ये लाजमी देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट या वेक्टर मौजूद है। देखें, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x और y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये दोनों हमारे थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें उसमें 180 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री 240 डिग्री, तो देख लें ये 240 डिग्री पर ही है q प्लस वाई। इसी की डायरेक्शन में p और q की डायरेक्शन आ रही है। देखें 60 60 60 60, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आ जाता है। तो अब कभी भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स के एतबार से एंगल दिए गए हों, और आपको फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना हो, कितना एंगल है वो मालूम करना हो, या डायरेक्शन मालूम करनी हो, तो आप यही मेथड इस्तेमाल करेंगे और यही सारी टेक्निक्स को जहन में रखेंगे। होप कि आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।